करूंगा एक छोटी सी कहानी से, है ना, और उस कहानी का फिर आप मुझे बताओगे कि वो कहानी मैं आपको क्यों सुनाई, और फिर उस कहानी के बाद आज का काम हम चालू करेंगे, ठीक है। कहानी है एक जंगल की। एक जंगल था, वहां के जो विलेजर्स होते हैं, जो नियर बाय विलेजेस में रहते हैं, तो वो लोग, उनका एक ही व्यवसाय था कि वो वहां से क्या करते थे, लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाते थे, और जो भी लकड़ियां वहां से वो इकट्ठी करते थे, काट के ला पाते थे, उन लकड़ियों को बेचकर वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे, ठीक है। अब उसमें उस कोर ग्रुप में क्या था, उस बहुत सारे विलेजर्स के ग्रुप में क्या था कि कुछ यूथ थे, जैसे आप लोग हैं, युवा लोग भी थे, और बुजुर्ग लोग भी थे। वो लोग जाते थे और सुबह से लेके शाम तक 4-5 बजे तक वो लकड़ियां काटते थे, और बाद में उनको नेक्स्ट डे सेल आउट करके और वो अपने पैसे अर्न करते थे। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात क्या थी उस ग्रुप में, कि जो यूथ थे, आपके हिसाब से किसको ज्यादा लकड़ियां काटनी चाहिए थी? यूथ को। लेकिन होता क्या था कि जब लकड़ियों का ढेर बनाया जाता था तो हमेशा ही जो वहां के बुजुर्ग लोग होते थे, उनका जो ढेर होता था लकड़ियों का, वो हमेशा बड़ा होता था, और इसी कारण वो पैसे भी ज्यादा अर्न करते थे। तो ऐसे से टाइम बीतता गया, उसमें कुछ होशियार बच्चे आए आप लोगों की तरह, उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, हम भी उतनी मेहनत करते हैं और इवन समटाइम्स हम ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों से, पर जब लकड़ियां काटने के बाद जब ढेर देखा जाता है तो आप लोगों का ढेर ज्यादा बड़ा होता है और हम लोगों का ढेर भी कम होता है, साथ ही साथ हमें पैसे भी कम मिल पाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? हाँ, यस प्लीज। एक्सपीरियंस, हाँ ऑफ कोर्स कह सकते हैं एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस काम आता है ऑफ कोर्स, लेकिन हर जगह नहीं आता। तो अभी डिस्कस करते हैं कैसे। देखो, तो बात की बुजुर्गों से, मुझ जैसे बुजुर्ग में से एक ने बताया कि बेटा आप लोग आते हो, आपकी भी कुल्हाड़ियां वैसी होती है जैसी हमारी है, लेकिन ढेर हमारा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पहले आकर 1 घंटे हम लोग लकड़ियां नहीं काटते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करते हैं। समझ में आया कि हम 1 घंटे लकड़ियां नहीं काटते, हम क्या करते हैं, कुल्हाड़ी की धार तेज करते हैं, जिसके कारण कम प्रेशर लगाकर ज्यादा काम किया जा सकता है। आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, P = F/A, है ना। एरिया ऑफ कांटेक्ट जब कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है और फोर्स कम लगाना पड़ता है, जिसके कारण लकड़ियां आसानी से कट जाती है और हम एंड में पैसे अर्न आप लोगों से ज्यादा करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है हमारी। इस कहानी से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? What we can extract from this story? आपके हिसाब से क्या अंतर था दोनों में? हाँ बेटा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हार्ड वर्क जितना इंपॉर्टेंट, प्लीज व्हाट्स योर नेम बेटा? भारती सिंह। भारती, बिल्कुल सही आंसर है आपका, और एक बार मैं क्लैप करवाना चाहता हूं भारती के लिए। एक बार में मुझे मिला मीन्स स्मार्ट वर्क जितना इंपॉर्टेंट हार्ड वर्क जीवन में होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्किंग भी होती है। नाउ हम अगर अपनी 10th क्लास की बात करते हैं तो जिस टाइम में हम लोग आज क्लास में बैठ के सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, ये बातें इस समय करने की नहीं थी। इस समय क्या हो रहा होता, आप लोग एग्जाम्स दे रहे होते, लास्ट ईयर इस समय एग्जाम्स चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने कह लो या हमें समय ने कह लो एक मौका दिया है कि हम लोग अपने आप को दोबारा से तैयार कर पाए, जो लड़ाई हमको मई और जून में लड़नी है उसके लिए। बोर्ड एग्जाम किसी लड़ाई से कम नहीं होता बेटा, और ये आपकी पहली स्टेप दी है। तो इस स्टेप को आपको अच्छे से क्रॉस करना है और उसमें अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो मैं बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करना चाहता था और आज कुछ उसमें से मैं आज करके भी जाऊंगा। स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क को हम लोग अपनी एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में किस तरीके से ला सकते हैं? एनी आइडिया है बच्चे? किसने बोला बताओ?
है नहीं इस समय। ऑफ कोर्स हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड इवैल्यूएशन आता है 20 मार्क्स का हमारा, लेकिन अभी इस समय हम पे लिमिटेड टाइम है और बहुत सारा काम है, क्योंकि भले हमारे स्कूल्स में बहुत ट्राई किया, यू पीपल आर क्वाइट लकी दैट यू आर हैविंग अ प्रिंसिपल लाइक नीलम मैम, है ना। शी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गिव यू ऑल द असेट्स व्हिच शी कुड प्रोवाइड यू, जो अच्छे से अच्छा वो प्रोवाइड कर सकती थी वो किया। आई नो इट बिकॉज शी इज नॉट ओनली माय सिस्टर, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, है ना, शी इज माय सिस्टर आल्सो, तो शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग बचपन से साथ पढ़े हैं, और कहीं ना कहीं उसको भी कैपेबिलिटीज पे मेरी पे थोड़ा सा विश्वास था, उसने मुझे बुलाया इसीलिए, तो वो रेगुलर बेसिस पे आपके लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तो हम लोगों को उसमें क्या करना है बेटा, अगर हमको ये पता चल जाए कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहला काम टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, बिकॉज what we can do, we can go through the NCERT book as a whole, but it will be a time consuming process. We can learn the notes, we can go through the sample papers, we can do a lot of things, but what is the best possible way जिसमें हम कम समय में और बहुत अच्छी preparations लेकर आ पाएं, तो उसकी पहली स्टेप है to identify the type of question that may come from a chapter। जैसे मैं आज आपको डेमो दूंगा एक पर्टिकुलर चैप्टर का, आप मुझे बताओ फिजिक्स से दूं, केमिस्ट्री से दूं या बायो से दूं? मुझे मालूम है एकजुट कभी नहीं हो सकते हम लोग। फिजिक्स सबका अच्छा चल रहा है? अच्छा चलो मैं पता करता हूँ आपको डेमो की किस चीज में आवश्यकता है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसका फिर आपसे आइडिया लेते हैं। ठीक है, पहले मैं फिजिक्स से पूछ लेता हूँ। ओम्स लॉ सबको पता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? Flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across its atoms. इतना ज़्यादा theoretical, very nice, but it is correct. इसको उतार देता हूँ। देखो बेटा, अब देखो इन्होंने इतना सारा याद, प्लीज सिट डाउन। What's your name बेटा? करिश्मा। करिश्मा, it is a charismatic answer. It is the correct one, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ हम सभी को, हम क्या कह सकते हैं? V क्या है बेटा? और जब कभी भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे तो हम कभी भी इसको डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल? याद हो गया इसको। ठीक है, दिस वी कॉल स्मार्ट वर्किंग। Potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current passing through it या flowing through it। क्लियर है ना? और यहीं से याद हो जाता है कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं कोई, है ना, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, एंड v equals to I r is a constant called, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में अगर मैं आपसे कहूं कि वाई एल्यूमिनियम, क्योंकि मुझे एल्यूमिनियम बहुत दिख रहा है यहां पर, वाई एल्यूमिनियम इज कॉल्ड अ सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? इट इज द क्वेश्चन व्हिच इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन योर बोर्ड एग्जाम। मैल्येबल तो मेटल है तो होगा, देन सर क्योंकि सर जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड बनाता है तो उसकी फर्दर लेयर्स मतलब खराब नहीं होती। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, देखो कोई भी मेटल है जब वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्साइड बनेगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? स्टिकी होता है, स्टिकी होता है, जिसके कारण वो एक लेयर फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो मेटल को फर्दर कोरोइड होने से बचाती है। ठीक है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम को सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल कहते हैं। एक मेटल
चैप्टर में एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो एल्यूमिनियम के यूज से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से कनेक्टेड कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को ना? अच्छे से आया ना? ऐसे ही अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में कौन सा चैप्टर डिस्कस करूं बताओ? लाइफ प्रोसेस में डिस्कस करते हैं। मान लो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? नेफ्रॉन। क्या नेफ्रॉन का डायग्राम आपको बनाना आता है? आता है एग्जाम में कई बार, ठीक है। हाउ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड इन ह्यूमन बीइंग? हाउ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड इन ह्यूमन बीइंग? The question which is repeated several times in 5 mark questions, 5 नंबर में। और कितनी देर याद करने में लगेगी हमको? 5 मिनट लगेगी याद करने में। कैसे? केवल स्टेप्स याद कर रहे हैं। जैसे कितने एरो है? 5। तो 5 स्टेप हो गए। पहली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी नहीं बेटा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरी वेरी नाइस सिक्रेशन, चौथी इसको हटा, ये साइलेंस लग जाता है फिर आवाज नहीं आती। हाँ उसको क्या कहते हैं? नहीं बेटा उसको कहते हैं कलेक्शन। एंड देन लास्ट ये यूरिन फॉर्मेशन रेगुलेट होगी। कैसे? अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहां होता है? इन द ल्यूमेन ऑफ बोमन्स कैप्सूल। कहां पर होता है? ल्यूमेन ऑफ बोमन्स कैप्सूल। डायग्राम याद है ना नेफ्रॉन का? ठीक है। तो इन द ल्यूमेन ऑफ बोमन्स कैप्सूल सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। बिल्कुल सही। दो आर्टरीज होती है, अफेरेंट आर्टरियोल एंड एफरेंट आर्टरियोल, है ना? तो अफेरेंट आर्टरियोल लेकर आता है ग्लोमेरुलस में, which is the network of capillary that lies in the lumen of Bowman's capsule. Bowman's capsule it works in a same way कि जब हम चाय छानते हैं एक कप में by using a sieve, तो हम क्या करते हैं? sieve को रखते हैं तभी तो चाय छानते हैं ना। तो जो कप होता है वो तो हो गया हमारा क्या? lumen of Bowman's capsule, ठीक है। और जो sieve हो गई वो क्या हो गया? ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। ग्लोमेरुलस की मदद से क्या होता है? यूरिन अलग हो जाता है किससे? ब्लड से, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन फ्यू यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक अनडाइजेस्टेड ग्लूकोज दैट आल्सो एंटर्स इन आवर नेफ्रोनिक ट्यूब। अब वो नेफ्रोनिक ट्यूब में एंटर कर गया तो क्या होगा? एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते, हमारी बॉडी नहीं चाहती कि उसका एक्सक्रीशन हो। क्यों? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिल सकती है। तो कौन सी प्रोसेस होती है? कहां पर होती है? पीसीटी में होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। कहां पर होती है? पीसीटी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जब हार्मफुल सब्सटेंस के साथ यूजफुल एंटर कर सकते हैं यूरिन में, तो क्या यूजफुल को रीअब्सॉर्ब करते समय हार्मफुल नहीं आ सकते? आ सकते हैं और आते हैं। जैसे कौन से होते हैं ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस? जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, वो दोबारा से एंटर कर सकते हैं हमारे ब्लड में। जैसे रिमेनिंग ऑफ ड्रग्स, वो भी एंटर कर सकता है हमारे दोबारा नेफ्रोनिक ट्यूब में। तो हमारा जो नेटवर्क सिस्टम होता है उसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? पीटीसीएन। पीटीसीएन का मतलब होता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या होता है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क।
ये इसको ले जाकर दोबारा से कहां छोड़ देता है, ये छोड़ देता है DCT में। कहां छोड़ देता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीक्रेशन के बाद कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्शन हो जाता है, और कलेक्शन के बाद फ्रॉम यूरेथ्रा इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम टाइम टू। इसको क्या किया आपने? 5 मिनट में इतनी बड़ी प्रोसेस को याद कर लिया, ठीक है। और इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको याद हो गए, जैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। जैसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी? ठीक है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द selective reabsorption? Few harmful substances may again enter into the blood. What happens to the substances which are selectively reabsorbed? ये नहीं पता भैया। undigested glucose selectively reabsorbed हुआ, उसका क्या हुआ फिर? It is again sent for oxidation so that it may provide us energy. ठीक है। What happens to undigested glucose when it enters in nephronic tube? It is selectively reabsorbed by from PCT by PTCN from PCT। ठीक है बेटा। अच्छा, तो इस तरीके से कनेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको फिजिक्स भी समझ में आया, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री भी समझ में आया और बायोलॉजी भी समझ में आया। अब हम किसी भी एक चैप्टर को, चलो आज हम क्या करते हैं, क्योंकि समय कम है तो एक छोटा चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी वाला ले लेते हैं, बहुत तेजी से चलेंगे, है ना। और अगले वीक में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 या 2.5 घंटे की वर्कशॉप आप लोगों के लेने के लिए आऊं, ठीक है। और आप लोग मुझसे जुड़ भी सकते हैं। जुड़ कैसे सकते हैं कि इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू कम अगेन एंड अगेन इन द स्कूल। भाई मैं एक वर्कशॉप कर लूंगा, 2 वर्कशॉप कर लूंगा, लाइक अमरनाथ में है मेरी इस वीक में 2 या 3 वर्कशॉप, तो बार बार आना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करेंगे, 2.5 आवर रेगुलर लाइव चलेंगे, और मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना के उसमें शायद कुछ बच्चे मेरे से भी जुड़े भी हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कोई कौन जुड़ा है, कोई बता सकता है मेरे को? क्या नाम है बेटा आपका? वैष्णवी। आपका भी है बेटा नाम? इशिका। आप ही ने कल मैसेज किया था ना उसमें? हाँ। तो एक ग्रुप हम लोग व्हाट्सएप पर तैयार करेंगे, और जिस दिन भी मुझे लाइव होना होगा, जिस दिन क्या, वैसे मैं अगले वीक से लगातार 2 घंटे के लिए लाइव होगा, तो इट विल बी अ फ्री कोचिंग फॉर एवरीवन, जिसमें कि न केवल मतलब बल्कि बाहर के भी बहुत बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ। तो मैं उसमें आपको या तो लिंक सेंड करूंगा, या फिर मैं आपको प्रायर बताऊंगा कि इतने बजे से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और आप चैनल सब्सक्राइब करके उस पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। चैनल का नाम है, मेरा ही गंदा सा नाम है, इस चैनल पे हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतने क्वेश्चन, इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस बनते हैं, इनका आंसर इतना ही लिखना है। कई बार होता क्या है ना, हमको बताया जाता है, या हमारा एजुकेशन पैटर्न भी ऐसा है कि हम क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का आ गया, अब उसका आंसर 5 लाइन्स में ही होना है, बट वी अननेसेसरी एक्सीड टू 5 पेजेस। क्यों? क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पेज लिखो। बिल्कुल गलत है, आपको 5 नंबर में से 3 नंबर ही मिलेंगे, बट आपका टाइम कितना चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि हमको क्या पढ़ना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि हमको कैसे पढ़ना है, कितना लिखना है और क्या लिखना है। समझ में आया? तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे चैनल के थ्रू। फिलहाल मैं आपको एक चैप्टर का एक डेमो ले लेते हैं, जैसे कि हम क्या क्या हमारे क्वेश्चंस होंगे और उनको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। करें ना? चैनल का नेम लिख लिया ना आपने? ओके ओके। और ऐसा भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसका ही करें फिजिक्स का, हम अगली वाली डेमो क्लास में आपको कोई और चैप्टर का भी करके दिखा सकते हैं, तो नहीं। और फिर मैं साइंस हो जाएगा तो मैथ्स में भी आपको हेल्प आउट करेंगे,
ठीक है, हमारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने रेगुलर क्लास में लेंगे आप लोग। I think Anushka had there, no? Anushka had been my student, 9th Kavi, 10th Kavi, and she was my neighbor also. Anushka Agrawal. Anushka Agrawal, correct. चलिए, तो इट्स हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से बनते हैं और वहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। मैं एक बार सारे हेडिंग्स क्या लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग नोट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, 1 कूलम, बात नहीं करनी बेटा, अपने को बात नहीं करनी बच्चों। दूसरा टाइप बनता है हमारा यहां से डेरिवेशन। और तीसरा टाइप बनता है न्यूमेरिकल्स। $75 to 80% तो न्यूमेरिकल ही आएगा, बट न्यूमेरिकल से अटैच्ड क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अब देखो चैप्टर कितना सा हो गया, अब हमें पूरे चैप्टर में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला और बताऊंगा मैं आपको फॉर्मूले से रिलेटेड, या आप लोग जब चैनल पे जाएंगे तो आपको फॉर्मूले की ट्रिक मिलेगी। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से ड्राइव हो जाएंगे, तो आप वहां पर देख सकते हैं। कोशिश करूंगा अगर टाइम बचता है तो आज यहाँ पे आपको कराऊंगा। श्रेष्ठ आप एक काम करो, एक फीडबैक फॉर्म पड़ा है इसमें, उसको ना वहाँ ले जाओ मेमोरी पर, आगे 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 नहीं लैपटॉप के आगे वाइट कलर का फॉर्म है, उसको ना मैम से देख लो इसमें और फिर मैम से फोटो शाबाश फॉर्म। हाँ बेटा, तो जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? तो दैट इज चार्ज। It is the property by which a metal experience electric or magnetic force on it.
property, but how we can define it? It is correct. Sit down. Anyone else? इसको देखो ऐसे याद कर सकते हैं कि क्लास 8th में आप लोगों की एक ना प्रोसेस हुआ करती थी जिसमें कि हम दो सब्सटेंसेस को रब करते थे, याद है? याद है? तो उस प्रोसेस का नाम क्या था? क्या नाम था उस प्रोसेस का? हमारे साथ यही होता है, मतलब हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। बेटा आप वहां गए थे, धानका में गए थे क्या? उसके लिए वर्कशॉप जो उनका वो साइंस एग्जीबिशन का है ना, ग्रेट ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वाज योर जज। तो उसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं कि जब हम दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, बोथ ऑफ देम गेट इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज्ड, है ना, पढ़ा था। द फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी पढ़ा था हमने कि जब हम सब्सटेंसेस को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से निकलकर दूसरे पे पहुंच जाते हैं, है ना। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर they carry a charge on them which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। याद है? हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे जाते हैं they carry a charge with them and this charge is known as electric charge। क्लियर है? समझ में आया? ये सीधी डेफिनेशन हो गई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला क्या होता है? Q equals to N, और एक फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं वो भी होता है Q equals to I into, होता है ना। यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम होती है, ठीक है। तो यहीं से कनेक्टेड दूसरी डेफिनेशन बन जाती है क्या? 1 कूलम। फिजिक्स इतना अच्छा चैप्टर होता है, फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट होता है, वी डोंट वांट टू लर्न ऑल द थिंग्स। जैसे इन्होंने बोला था ना थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है कि Q की वैल्यू 1 कब होगी? जब I की वैल्यू 1 होगी और टाइम की वैल्यू भी 1 होगी। Am I right? Yes, sir. है ना। तो 1 कूलम की डेफिनेशन क्या हो गई? 1 coulomb is a charge when 1 ampere current flows through a conductor for 1 second। बिल्कुल, इसको ऐसे भी कह सकते हैं if 1 ampere of current flows through a substance for 1 second, the charge flowing through the conductor will be 1 coulomb। क्लियर है? यहीं से एक और फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है Q equals to N into E, कि जब हम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो चार्ज कितना मूव करेगा? N is the number of electron and E is the charge on one electron। Is it okay? है ना, यही तो होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा? number of electrons Right. How many electrons are there in 1 coulomb of charge? या how many electrons does each coulomb of charge has? ठीक है, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से निकालते हैं। Q equals to N ही निकालना क्या है? N निकालना है तो Q over Q कितना है? अपॉन 1.6 इसको ऊपर ले गए 10 अपॉन 16 10 टू द पावर माइनस की जगह 5 अपॉन 8 सॉल्व करेंगे तो 0.625 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 90। लेकिन क्या किसी ने 0.625 इंसान देखा है कभी? तो इसको क्या कर देना है? 625 कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 625 इंटू 10 की पावर 16। अगर डेसिमल राइट की तरफ जाता है तो माइनस की पावर इंक्रीज होती है, लेफ्ट की तरफ जाता है तो प्लस की पावर इंक्रीज होती है, याद रखना। क्लियर है? ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं चार्ज से। दूसरा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I equals to Q over T। जब कभी भी किसी भी एंटिटी में टाइम से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेशन बनाते में बोलते हैं द रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ व्हाट? Q is what? The flow of charge। So the rate of flow of charge through a substance is known as electric current। क्लियर है ना। करंट, करंट की यूनिट क्या होती है? यहां से क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम उसमें क्या लिख देते हैं?
आप क्या लिखोगे अगर आता है क्वेश्चन? डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही आंसर लिखा जाता है, एम्पियर। बेटा इसमें एक छोटा सा काम करना है आपको, एक फीडबैक फॉर्म है ये, है ना। अगर आपको बुरा लगा हो हमारा सेशन तो वो भी लिख सकते हैं, अच्छा लगे तो लिख ही सकते हैं। तो ये वाला आप इधर से चलाओ बेटा, सीरियल नंबर आप मत डालना, वो हम डाल लेंगे। आप इधर से चलाओ और आप इधर से चलाओ, ठीक है। इसको फिल करते जाना बेटा और मेरी बात सुनते जाना। तो बेटा हम इसमें लिख देते हैं एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या था? इसमें जो नंबर लिखूंगा व्हाट्सएप वाला लिखना, जिससे मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर सकूं, है ना, और आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो बेटा उसे बोलते हैं, हमसे पूछा था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने एम्पियर लिख के अपना पीछे छुड़ा लिया, हमको आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? डिफाइन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया कि हमको 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है। और 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। बिल्कुल सही, कि अगर 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? पॉजिटिव टू नेगेटिव इज करेक्ट आंसर। तो हम इसको डिफरेंटली कैसे बता सकते हैं? हाँ, कन्वेंशनल ये कन्वेंशनल ही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो हम इसको अलग से देखो, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, है ना। तो डिफरेंटली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी कॉपी और लोगों की कॉपी से अलग हो जाए? और वो बाद में हमको मदद भी करेगा जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लेमिंग्स रूल पढ़ेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड, तब उसमें हमें मदद मिलेगी। जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं उस स्टेटमेंट से, क्या कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट जो कि आपको ऑलरेडी पता है, वो आपकी कॉपी को कई हजार बच्चों से अलग कर देगा और एग्जामिनर पे आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत 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 पॉजिटिव होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें होंगी, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ। क्लियर है? समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक करंट भी पूरा हो गया, एम्पियर भी हो गया, 1 कूलम भी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? फॉर्मूला पकड़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यही है फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ कंडक्टर, ठीक है। बिल्कुल सही है। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है इसकी यूनिट। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल सही। When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb of charge from one point to another in a conductor, then the potential difference across the ends of a conductor will be 1 volt. ठीक है। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर लिखनी होगी, है ना। अच्छा, तो आपको ये भी आता है, यहां से कोई दिक्कत अब नहीं होगी आपको। ओम्स लॉ आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट ओम्स लॉ से क्वेश्चन कैसा आएगा? ओम्स लॉ तो नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली। बहुत किस्मत अच्छी होगी तो न्यूमेरिकल आ जाएगा सीधा। नहीं, ओम्स लॉ से आएगा आपको ग्राफ, और यहां से मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो भी सकता है किस्मत अच्छी हो तो, नहीं। कैसे? आपको एक टेबल दे दी जाएगी जिसमें V और I की कुछ वैल्यूज दी जाएगी, ठीक है। V और I की कुछ वैल्यूज दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ड्रॉ कर दो एक ग्राफ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत से ड्रॉ कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं।
हो सकता है आपको एक टेबल दी गई हो, कुछ ग्राफ दिए गए हो, या फिर टेबल नहीं दी गई हो, आपसे पूछा जाए, एक ग्राफ दे दिया जाएगा आपको, आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या होगा, आपको एक ये ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सही कर लेंगे। तो हमको क्या है, एक ग्राफ बना के दे दिया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने होंगे, मान लीजिए यहाँ पे बन गए 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5, है ना, इस तरीके से बने हो। यहाँ पे होगा 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन। और हमसे बोला जाएगा कि भाई रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, V की वैल्यू फाइंड करेंगे, I की वैल्यू फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस निकल आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, R इक्वल्स टू V अपॉन। क्लियर है, कर देंगे। ये पहले टाइप का सीधा क्वेश्चन हो गया। एक होगा जो आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन। दो स्टूडेंट हैं, आपको क्वेश्चन देंगे, दो स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक वायर पे एक्सपेरिमेंट किए V और I के पे, रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश की और उनकी रीडिंग्स दे दी जाएगी आपको। क्या दे दी जाएंगी, रीडिंग्स दे दी जाएंगी। और फिर आपसे पूछेंगे कि किस स्टूडेंट ने सही किया या किसने गलती करी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तब आपको क्या करना है, आपको सारी V और I की जो रीडिंग्स है उनको चेक करना है। V और I की सारी रीडिंग्स, जब सेम वायर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आनी चाहिए हर केस में। तो R1, R2, R3, R4 जितनी बार भी यहाँ निकला है, अगर वो लगभग बराबर है तो इनका एक्सपेरिमेंट सही है। दूसरे को चेक करेंगे, R1, R2, R3 तो ठीक है, लेकिन R4 की वैल्यू में बहुत डिफरेंस आ गया, ठीक है, इसका मतलब इनका एक्सपेरिमेंट गलत। समझ में आया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन, V और I का ग्राफ दिया होगा और बोला दो बार चेक किया, तो in which case the resistance of wire will be more, R1 will be more than R2। सीधी बात है, जो ऊपर होगा वो ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर एक्सेस चेंज कर दे, V की जगह पर I और I की जगह पर V, तब क्या होगा, तब आपको ग्राफ को ट्विस्ट करके देखना पड़ेगा। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, टेक्निकल क्वेश्चन है, जब हम इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे YouTube लाइव पे तो ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग याद दिलाना, क्योंकि ये कई बार से आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। एक्सेस बदल के दे देते हैं, एक्चुअली दोनों सही होते हैं, लेकिन स्टूडेंट एक को गलत कराता है, ठीक है ना, तो ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां से समझ में आया ओम्स लॉ से क्या आएगा, ओम्स लॉ क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीधा यहां से आ जाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, द टेंडेंसी, आप बोलो बेटा दोबारा, आपकी आवाज दब गई। हाँ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू resist the flow of charge, flow of current passing through it, चार्ज भी कह सकते हैं मुझे, ठीक है, समझ में आया क्या, कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू प्रिवेंट या टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। आपको उसकी ऐसा यूनिट भी पता है क्या होती है, ओम होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओमेगा, ये सब पता है आपको, ठीक है। लेकिन कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, अब एग्जामिनर क्या कर रहे हैं कुछ टाइम से, रेजिस्टेंस ना देके कंडक्टेंस दे देते हैं, तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देना है, क्या, कि इट इज द टेंडेंसी टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू सब्सटेंस। यहां पर क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस में रेजिस्ट कर रहा था, कंडक्टेंस में क्या कर रहा है, एंड व्हाट इज कंडक्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C and it is the reciprocal of resistance of a conductor। उल्टा ही तो है, रेजिस्टेंस में रोक रहा था और कंडक्टेंस में अलाउ कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। इसकी यूनिट क्या होती है,
अब हमें तो याद नहीं है यूनिट क्या है, तो हमें रेजिस्टेंस की तो पता है ना, ओम है, तो इसकी क्या हो जाएगी ओम इनवर्स। या फिर साइंटिस्ट को भी यूनिट नहीं मिली थी इसकी, तो उन्होंने कहा ये ओम का उल्टा है, तो इसकी यूनिट भी ओम की उल्टी कर दो। हाँ, नॉट जोकिंग, इट इज द यूनिट महो। ठीक है, ये तो रेजिस्टिविटी की है ना? नहीं बेटा, रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, ओम मीटर, उस पर भी आपका क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया? कंडक्टर समझ में आया, रेजिस्टेंस समझ में आया। 1 ओम की डेफिनेशन अब आप बना सकते हो, R equals to V upon I if the potential difference across the ends of a conductor is 1 volt and 1 ampere of current is flowing through it, the resistance of conductor will be 1 ohm. क्लियर है? यहाँ से कोई खास बात नहीं है, सीधा सीधा समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो रेजिस्टिविटी के लिए हम चलेंगे कहाँ पर? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? R is proportional to N over A। और हमें पता है प्रोपोर्शनल आया तो हम क्या लगा देंगे? रो L upon A। रो इज कॉल्ड Resistance। रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टेंस से एक क्वेश्चन हो रहा था एग्जाम में कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट कौन से मेटल का बनाया जाता है? वाई। क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और कोई रीजन? इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही बहुत हाई होते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को रोकता है ना। अब हम अभी घर जाएंगे और हमारी स्कूल वैन को कोई रोक ले रास्ते में वैसे ही, तो आप 1-2 बार तो उससे रिक्वेस्ट करो, भैया जाने दो प्लीज। फिर भैया नहीं मानेगा तो क्या करोगे? गर्मी बढ़ेगी ना, और जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर हाई होगा, और इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा कि दिन में तारे दिख जाएंगे, यानी कि लाइट एमिट होने लगेगी। इज इट ओके? समझ में आ गया ना? तो इसीलिए टंगस्टन वायर को यूज करते हैं। ये पूरा आंसर लिख के आना पड़ेगा, लेकिन बस वाला नहीं। क्लियर है? अच्छा, कंडक्टर समझ में आ गया, रेजिस्टिविटी समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से बन जाता है, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू होता है R ओवर। अब यूनिट ओम मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? ओम इनटू मीटर। समझ में आया? अच्छा, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? तो देखो, जब किसी डिराइव्ड यूनिट के फॉर्मूले में कोई डिराइव्ड यूनिट होती है तो जितनी भी बेसिक यूनिट होती हैं उनको 1 मान लेते हैं। ये फॉर्मूला है फिजिक्स केमिस्ट्री याद करने का। क्या? कि अगर किसी भी डिराइव्ड यूनिट के फॉर्मूले में डिराइव्ड यूनिट्स हो, डेफिनेशन बनाते समय बेसिक यूनिट को 1 मान लेते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस if the area of cross section is length is, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज कब तक चेंज नहीं होती? जब तक मटेरियल चेंज ना हो। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा पक्का। क्या? कि रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लेंथ को इतने गुना बढ़ा दिया, घटा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इतना चेंज कर दिया, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक्चुअली रेजिस्टेंस पे इंपैक्ट पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे कोई भी इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि रेजिस्टिविटी हमेशा किसके लिए निकाली जाती है? 1 मीटर लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए निकाली जाती है। इज इट ओके फॉर यू? समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये भी अपना पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया। पावर क्या होती है? अभी पहले से तो क्या है? राइट, P इक्वल्स टू W अपॉन T। VID है, ऑफ कोर्स है, यू आर राइट, बट वो डिराइव फॉर्मूला है ना। C
सीरीज में जब हमें निकालना होता है, बहुत सारे लैंप्स जुड़े हुए हैं, पावर्स दी हुई है, तो सीरीज के लिए P इक्वल्स टू VI यूज कर लेते हैं, है ना, और या फिर I स्क्वायर R यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो वो मैं बताऊंगा। P इक्वल्स टू W अपॉन T, यानी कि द रेट ऑफ वर्क डन बाय एन अप्लायंस इज कॉल्ड एज पावर। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो यहां से एक और फॉर्मूला बन गया E अपॉन, यानी कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस, बिकॉज वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां पर हमने ले लिया E अपॉन T। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर इस पंखे की, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इफ देयर इज अ फैन व्हिच इज रेटेड 250 वॉट, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू से बाय दिस स्टेटमेंट। अब हम क्या करें, एक पंखे की पावर 1 वॉट लिखी हुई है, 250 वॉट लिखी हुई है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इसकी पावर 1 वॉट है। लेकिन एग्जामिनर तो चाहता है आप कुछ और कहो, क्या कह सकते हैं, एग्जामिनर चाहता है कि हम चले जाएं वॉट की यूनिट में। वॉट बना कहां से, यानी कि इस पंखे को जब हम 1 सेकंड चलाते हैं तो ये 250 जूल एनर्जी कंज्यूम, समझ में आया है ना। बात वही है, टेक्निकल है, बस घुमा दिया थोड़ा सा, और जैसे ही घूमती है हम क्वेश्चन अपना जो लैंग्वेज होती है वो गलत करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो 250 जूल, जैसे अगर हम बाजार एक बल्ब लेने जाते हैं और हम बोलते हैं कि 100 वॉट का बल्ब दे दो, तो 100 वॉट का मतलब क्या है, जब 1 सेकेंड उसको यूज करेंगे तो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। क्लियर है, यहां से कोई बात नहीं, आपको मतलब सब समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिलेटेड टू हायर यूनिट्स, जैसे हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। क्लियर है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि कितने जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, 746 जूल पर सेकंड, क्योंकि वॉट इज नथिंग बट जूल पर सेकंड, तो 746 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। क्लियर है, समझ में आई बात। घुमा दिया क्वेश्चन को थोड़ा सा और उसके आंसर में हम फंस गए, तो फंसना नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहीं से पावर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। यहीं से अगला आ जाता है टॉपिक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से फॉर्मूला, P इंटू T हो गया, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ अप्लायंस टू द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अप्लायंस, है ना। लेकिन यहां से सीधा क्वेश्चन नहीं आता हमको आता है न्यूमेरिकल आता है निकालने के लिए कि हमारा 1 महीने का खर्चा कितना होगा अगर हम इतने पावर की लैंप्स हैं और उनको डेली 8 घंटे जलाएं, तो फरवरी में कितना बिल आएगा। हो गया ना टेक्निकल क्वेश्चन। तो यहां से अपने को फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या रखना है, पहले तो हमें E निकालना है। E का फॉर्मूला हो गया बड़ा सिंपल, पीएचडी की डिग्री 1000 रुपए में। फॉर्मूला पीएचडी की डिग्री 1000 रुपए में। दिस इज द ट्रिक। P फॉर पावर ऑफ द अप्लायंस, H फॉर आवर्स पर डे, D फॉर डेज अपॉन 1000। 1000 क्यों, क्योंकि पावर हम किस में लेंगे, वॉट में। किस में लेंगे, वॉट। ठीक है। तो पीएचडी की एक डिग्री 1000 रुपए में हमने दिया, तो हमें एनर्जी पता चल गई कि 1 महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम की, मल्टीप्लाई बाय रेट, कि 1 किलोवाट आवर का रेट आ गया कितना, मान लो 8 रुपए। तो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हमारी होगी उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल कैलकुलेट द बिल। समझ में आया। तो ये भी एक ट्रिक हो गई, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलेगा, मिलता है, अक्सर मिलता है ना, कि 8 बल्ब है, 4 पंखे है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका, उसको हमने यूज किया हुआ है, इतने आवर्स पर डे चलता है, तो भाई बताओ कितना बिल आएगा। समझ गए। फॉर्मूला याद रहेगा, क्या है फॉर्मूला, ये भी समझ में आ गया। 1 किलोवाट आवर, अब यहीं से सब पता चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको
इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट, ये जूल से इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, हमको इसकी डेफिनेशन करने को आ जाती है। तो जब 1 किलोवाट के अप्लायंस को 1 घंटे तक रन करते हैं तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसे हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। क्लियर है? पक्का समझ में आया सभी को? ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता ही है ना? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सीधी नहीं पूछी जाती, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मोटिव पूछ लेते हैं, क्यों करते हैं? तो टू प्रिवेंट रस्टिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? कवरिंग द सरफेस ऑफ वन मेटल बाय यूजिंग द राइट लेयर ऑफ अनदर मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैसे? अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये भी किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होता है। एनोडाइजिंग आपने अभी मुझे बता ही दिया। कोरोजन आपको पता ही है, डिप्लीशन ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन से एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट? इतनी घबराने की बात है तो, लेकिन 3 लोग मिलके बता पाए। हाँ, कोई भी नहीं, एग्जाम में मौका मिलेगा क्या? तो कोरोजन रस्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग? इसीलिए पूछा है, यही आता है एग्जाम में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग? अब देखो कितनी छोटा सा क्वेश्चन है ना, अटक लेना हम लोग। रस्टिंग इज कॉज एंड कोरोजन इज इफेक्ट। भाई आयरन में रस्टिंग होगी तभी तो उसका कोरोजन होगा। आयरन में कहते हैं ना, लोहे में जंग लग गई, तो जंग लग गई तो क्या हो जाएगा? वही लग जाने को लग गई तो कोरोजन होना शुरू हो जाएगा और मेटल लेयर बाय लेयर डिप्लीट हो जाएगी। तो रस्टिंग इज अ कॉज एंड कोरोजन इज अ इफेक्ट। क्लियर? समझ में आई बात? और कैसे रुक सकता है? ये सारी प्रोसेस करते हैं यहाँ पर। एलोइंग करते हैं, एलोइंग जानते हो? मिक्सिंग ऑफ 2 or more metals or with non metals is called alloy। एलॉय से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इसी चैप्टर से। सोल्डर आयरन एक एलॉय होता है, सुना है सोल्डर आयरन? जो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें आयरन यूज करके टाका लगाते हैं सर्किट पूरा करने के लिए। याद आया? तो सोल्डर आयरन का वो वायर होता है, वो कौन सी एलॉय से बना होता है? वो बोल दिया आपका, टिन और अच्छा बता दिया आंसर पहले। अरे गलत है, ढूंढ के लाना तुम लोग और फिर यूट्यूब उस पे हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताना, तो हम बताएंगे सही है या गलत है। ठीक है, टिन और लेड इन्होंने बताया, इनकी बात से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद सही भी हो सकता है लेकिन देख लेना, है ना। अच्छा, कॉपर के ऊपर टार्निशिंग हो जाती है, कॉपर के ऊपर टार्निशिंग हो जाती है, यानी कि हरी हरी सी लेयर जम जाती है, किसकी होती है? ढूंढ के लाना। कॉपर के ऊपर और लेड के ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी होती है? ठीक है, मुझे लगता है आपको छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो फीडबैक फॉर्म आपने साइन कर दिया था? तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा ही होगा, है? तो एक बार इसमें ले लें आप लोगों का। तो हाउ डू यू फाइंड, तो आप लोग कैसा लगा आपको आज का सेशन? तो क्या आपकी प्रिंसिपल मैम से कहें कि अभी हमारा और सेशन ऑर्गेनाइज करें? yes, तो आप क्या कह सकते हैं, अपनी प्रिंसिपल मैम को एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के दे सकते हैं, सो दैट हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप भी यहाँ पर अगले वीक में ही काम हो जाए। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ, मुझे पता है यहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं, सीजी बाबा से मेरा बचपन से जुड़ा रहा है, अजय शर्मा सर से, तो मुझे पता है सीजी बाबा संस्था है जो कि अपने बच्चों के बहुत 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 ध्यान देते हैं, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि आप लोगों पर ध्यान दे पाऊँ थोड़ा सा, और अगर मैं एक भी बच्चे की मदद कर पाया यहाँ पर, चाहे किसी के भी थ्रू, तो इट विल बी माय प्लेजर। ठीक है, मैं आपको अपना नाम बताना भूल गया था शायद, तो मेरा नाम है कमल शर्मा, और पिछले लगभग 20 साल से मैं टीचिंग के फील्ड में हूँ। जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तभी से मैं टीचर हूँ। हाँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो ये स्टोरी किसी और दिन फिलहाल हाँ सुनाएंगे, ऑफ कोर्स सुनाएंगे, और
फिलहाल आज का सेशन ऑफ करते हैं, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको सही समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत भी, तो इट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन फॉर एवरीवन। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका लिंक बटन दबा सकते हैं, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा। वैसे उसमें बहुत नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि एक छोटा सा स्कूल भी चलाता हूँ मैं डैनकेयर में, ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन के नाम से, है ना। तो उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको आएंगे ऑक्सफोर्ड के भी। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का लॉजिक केवल यही है कि उसमें मैं आपको लिंक डालूंगा पर्टिकुलर वीडियो का, या मैं टाइम बताऊंगा कि इससे इस दिन में लाइव आने वाला हूँ। तो हम वहाँ पर चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं हमारे 12-14 जो भी चैप्टर्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसका पर्टिकुलर सेशन लेंगे, और उसके थ्रू मैं आपको लिंक या फिर आपको मैं मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो अगर अच्छा लगा तो आप उसको ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।